नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 महीने से दिन प्रतिदिन तालिबान अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहा है अफगानिस्तान देश पर और अफगानिस्तान की सरकार अपना कंट्रोल खो रही है। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान के एक्चुअली में तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। आखिर कौन है ये तालिबान वाले, कहां से ये उभर कर आए, ओसामा बिन लादेन स्टोरी में कहां पर आता है और क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान में। आइए जानते हैं इतिहास के इस खौफनाक हिस्से को आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कहानी को 1979 से शुरू करूंगा। 1979 से पहले की जो कहानी है वो एक पुराने वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है और इसी के बाद ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है। तारकी खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इन्हें मारा भी इनके एक फेलो कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा ही गया था, जिनका नाम था हफीजुल्लाह आमीन। हफीजुल्लाह आमीन ने पहले अरेस्ट किया तारकी को और फिर इन्हें मार दिया। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, उनके बीच में भी काफी इनफाइटिंग होने लग रही थी। ऐसा नहीं था कि तारकी खुद काफी इनोसेंट थे, इन्होंने भी मारने की कोशिश करी थी हफीजुल्लाह आमीन को। कम्युनिस्ट के बीच में तो इनफाइटिंग चलने ही लग रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की भी एक लड़ाई हो रही थी अफगानिस्तान में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसी समय के अराउंड 1979 में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान में भी एक रेवोल्यूशन हुई, जिसे कहा जाता है 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। एक्चुअली में ईरान देश की जो सिचुएशन थी इस टाइम पर वो काफी सिमिलर थी अफगानिस्तान देश की सिचुएशन से। एक तरफ इस्लामिस्ट थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे। ईरान के राजा मोहम्मद रेजा मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे और ये अपने देश के लिए बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाए थे सेक्युलरिज्म के साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें सत्ता का बहुत लालच था और इसी लालच के अंदर आकर इन्होंने अपने ऑपोजिशन में प्रोटेस्टर्स को मरवाया, ऑपोजिशन वॉइसेस को दबा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को आउटलॉ करवाया और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। इसी रीजन से इनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन हुई और 1979 में इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया ईरान पर। ईरान में ये होते देख अफगानिस्तान में हफीजुल्लाह आमीन जो कि एक कम्युनिस्ट थे, उन्हें डर लगा कि कहीं अफगानिस्तान में भी इस्लामिस्ट टेक ओवर ना कर लें। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें रिलीजियस कंजर्वेटिव लोगों को अपीस करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मॉस्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, कुरान की कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कराया और ये सब कुछ कम्युनिस्ट होने के बावजूद, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस्लामिस्ट को भी अपनी साइड ले आए, लेकिन जनता इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इन्होंने काफी एट्रोसिटीज भी करी थी अफगानिस्तान लोगों के खिलाफ, तो इन्हें एक्चुअली में एक सेमी साइकोपाथ कंसीडर किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप नोटिस करोगे दोस्तों, इन सारे लीडर्स में, चाहे हफीजुल्लाह आमीन हो, तारकी हो या फिर मोहम्मद रेजा हो, ये चाहे बाहर से कोई भी आइडियोलॉजी दिखाएं अपनी, पीछे से इन सब में ग्रीड फॉर पावर देखने को मिलता है। सत्ता के लालच में आकर ये अपनी आइडियोलॉजी को काफी हद तक ट्विस्ट कर सकते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स में भी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो, आपको आज भी देखने को मिलेगी। डिक्टेटर्स कोई भी एक्सक्यूज बना सकते हैं पावर में रहने के लिए। यही चीज सोवियत यूनियन में भी देखने को मिली थी। जब लेनिन ने पावर खोई थी तो स्टालिन ने अपने ओपोनेंट का मर्डर करवाया था सत्ता पाने के लिए। कहानी में आगे हुआ क्या कि दिसंबर 1979 को, इससे पहले कि इस्लामिस्ट टेक ओवर कर पाते अफगानिस्तान पर, सोवियत यूनियन ने इंटरवीन कर लिया अपनी फोर्सेस भेजकर। सोवियत यूनियन ने जाकर एक्चुअली में हफीजुल्लाह आमीन को मरवा दिया। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीजन था और एक जियोपॉलिटिकल रीजन था। आइडियोलॉजिकल रीजन यह था कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कमजोर हो रही थी, बदनाम हो रही थी हफीजुल्लाह आमीन की वजह से। तो सोवियत यूनियन कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, सपोर्ट देना चाहता था। जियोपॉलिटिकल रीजन यह था कि कोल्ड वॉर चलने लग रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा तो एक और देश सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा। यूएसए के अगेंस्ट फाइट में काफी अच्छा होगा सोवियत यूनियन के लिए। तो हफीजुल्लाह आमीन को मरवाने के बाद बाबरा करमल को इंस्टॉल कर दिया गया एज द न्यू हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक साउर रेवोल्यूशन के लीडर थे। पावर में आने के बाद इन्होंने 2700 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाया। जो रेड कम्युनिस्ट फ्लैग था उसे रिप्लेस कर दिया एक नए फ्लैग से। इन्होंने प्रॉमिस किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा अफगानिस्तान को। इसके अलावा फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी प्रोमिसेस करी गई। फाइनली ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान में शांति आएगी, पीस आ जाएगा और अफगानिस्तान एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान को ऐसा देखकर यूएसए कैसे चुप बैठा रहता।
यूएसए को दिख रहा था कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है अफगानिस्तान के ऊपर, और इसके साथ ही साथ वियतनाम और इथोपिया जैसे देशों में भी सोवियत यूनियन ने बड़ा ह्यूमिलिएट किया था अमेरिका को। अमेरिका इस कोल्ड वॉर में एक कदम नीचे दिखने लग रहा था, तो अमेरिका ने सोचा वो अफगानिस्तान को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे रिवेंज लेने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब कैसे ये रिवेंज ली जाए? ये रिवेंज अमेरिका ने ली अफगानिस्तान में ऑपोजिंग आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट करके। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश ऑलरेडी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका ने भी अब ज्वाइन कर लिया ये करने के लिए। सीआईए ने अपना लार्जेस्ट एवर सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया ये करने के लिए, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। सीआईए के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने बाद में एक कन्फेशन किया था कि कैसे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑथराइज करी थी सीक्रेट एड $5 लाख की, जो कि मुजाहिदीन को दी जाए 3 जुलाई 1979 को। यूएसए में सत्ता बदलने के बाद भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी गई मुजाहिदीन को। रोनाल्ड रीगन के पावर में आने के बाद भी यह हुआ। इस फोटो को देखिए, रीगन मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका की सीआईए के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे। कौन थे ये मुजाहिदीन? शुरुआत में ये सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स थे जो पहाड़ियों में छुपकर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इतने सपोर्ट मिलने की वजह से अब इनके पास ना सिर्फ हथियार थे, गन्स थी, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक आ गई थी। इसीलिए इस लड़ाई में अब सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में जो ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी स्किल्स आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं स्किल शेयर का इस्तेमाल करके। स्किल शेयर एक बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्टिविटी। मैं खुद इसे कई चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं। पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने प्रोडक्टिविटी सीखी थी इस पर। ऑल्सो मैंने इस पर होम स्टूडियो बनाना सीखा था। पीछे जो स्टूडियो देख रहे हैं मेरा, साउंड प्रूफिंग के लिए ये रख रखा है, नीचे कारपेट भी लगवाया है साउंड प्रूफिंग के लिए। तो ये सब मैंने सीखा था इस वाले लेसन से कि होम स्टूडियो कैसे बनाते हैं अच्छा, अपनी साउंड इंप्रूव करने के लिए, वीडियो की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने के लिए। और क्योंकि स्किल शेयर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आप में से पहले 10,000 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उन्हें फ्री ट्रायल मिलेगा 1 महीने का स्किल शेयर का। वैसे भी इसका टोटल प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, 2400 रुपीज पर ईयर से भी कम का प्राइस लगता है, जो कि 200 रुपए पर महीने से भी कम की कॉस्ट होती है। एक फिल्म की टिकट जितनी कॉस्ट है उससे भी कम ही कॉस्ट है। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है मोहम्मद नजीबुल्ला। ये जेनीवा अकॉर्ड साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पीस एग्रीमेंट के गारंटर्स होते हैं सोवियत यूनियन और यूएसए। यूएसए प्रॉमिस करता है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगा अफगानिस्तान से, तो यूएसए भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा मुजाहिदीन को। फाइनली करीब 9 साल बाद फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन अपनी आर्मी पीछे हटा लेता है अफगानिस्तान से। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता है, और इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि सोवियत यूनियन खुद भी टुकड़ों में बिखरने लग रहा है। इसके बाद सोवियत यूनियन भी अलग अलग कंट्रीज में बंट जाता है। उनमें से एक मेजर कंट्री रशिया बाद में निकलती है। यह अपनी अलग कहानी है, हम अब अफगानिस्तान पर ही फोकस करते हैं। नजीबुल्ला पूरी कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की, अपनी पावर्स वो कम कर देते हैं। 1987 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है अफगानिस्तान के लिए। अब अफगानिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं रहेगा बाकी कम्युनिस्ट देशों की तरह उस टाइम पर। अब बाकी पार्टीज भी इलेक्शंस लड़ सकती हैं। 1988 में नए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और नजीबुल्ला की पार्टी PDPA इन इलेक्शंस को जीत जाती है और नजीबुल्ला इस पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफगानिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और कम्युनिज्म के सारे रेफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग हैं उन्हें अपीस किया जा सके और देश में शांति लाई जा सके। नजीबुल्ला यह भी कोशिश करते हैं कि फॉरेन एड आ सके अफगानिस्तान में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू करी जा सके। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका हथियार सप्लाई करता रहता है मुजाहिदीन को, और मुजाहिदीन ग्रुप अभी भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। वो इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इस्लाम अभी भी खतरे में है। ये सिविल वॉर चलती रहती है। सोवियत यूनियन पीछे से मदद करने की कोशिश करता है नजीबुल्ला को फॉरेन एड भेजकर, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बिखर जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। और 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाता है। अब मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप जरूर था, लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग लोगों से बना था जो अलग अलग एथनिसिटीज के थे, और इसमें भी बहुत से सत्ता के लालची लोग थे। तो मुजाहिदीन के खुद ग्रुप के अंदर इन फाइटिंग होने लग जाती है कि अब पावर किसे मिलेगी।
फाइनली 1992 में एक इंसान को पावर मिलती है जो नए लीडर बनते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के। इनका नाम है बुरहान उद्दीन रब्बानी। अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए दुश्मन ने जन्म ले लिया है जिसका नाम है तालिबान। 1996 में तालिबान इस इस्लामिस्ट मुजाहिदीन के लीडर को पावर से हटा देता है। अब कौन है ये तालिबान? पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्ला उमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज वापस आए थे अफगानिस्तान में, जो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये लोग और भी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे और भी ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे, मुजाहिदीन से भी कंपेयर करो तो। इन अफगान रेफ्यूजीज ने अपेरेंटली पाकिस्तान के कुछ मदरसों में इस एक्सट्रीमिज्म को सीखा था, लेकिन यहां सिर्फ सवाल रिलीजन का नहीं था। जैसा मैंने बताया, मुजाहिदीन के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स बटे हुए थे, तो तालिबान जो था वो पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में भी विश्वास करता था, इस्लामिस्ट होते होते। तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया और यह कहा जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया है। अगर हम टेक्निकली कहें दोस्तों तो यह चीज सच नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इस आर्ग्यूमेंट में कुछ वजन जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने बेसिकली पूरी कोशिश करी, जो भी कोशिश करी जा रही थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की, उस एफर्ट को पूरा तहस नहस कर दिया हथियार सप्लाई करके मुजाहिदीन को, और ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई जिससे कि तालिबान का जन्म हुआ। ना सिर्फ हथियार बल्कि अपेरेंटली अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में टेक्स्ट बुक्स छपवाने के लिए भी स्पेंड की। ये ऐसी किताबें थी जो वायलेंट इमेजेस से भरी हुई थी और इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। बाद में अमेरिका के द्वारा फंड करी गई यही किताबों को तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। सितंबर 1996 तक तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एस्टैब्लिश करवाता है। शुरुआत में जो लोग हैं, आम जनता है, वो तालिबान के सपोर्ट में होती है, क्योंकि उन्हें फाइनली दिखता है कि कुछ स्टेबिलिटी आ रही है देश में, जो इतने सालों से चल रही लड़ाई थी वो बंद हो रही है। और शुरुआत में तालिबान ने कुछ एरियाज को और पीसफुल भी बनाया अफगानिस्तान में, लेकिन टाइम के साथ साथ जितनी कंजर्वेटिव सोच थी तालिबान की वो उभर कर आती है और आम जनता को देखने को मिलती है। तालिबान ढेर सारी चीजें बैन कर देता है अफगानिस्तान में। ये बैंड आइटम्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी ये देखकर कि कैसी कैसी चीजें तालिबान बैन कर देता है अफगानिस्तान में। सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, ज्यादातर पेंटिंग करना, फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी करना स्लीव्स पर, क्लीन शेव रखना, फॉरेनर्स को बैन करना, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेस को बैन करना, एनजीओस पर बैन हो जाता है। यहां तक कि इंटरनेट और 10 साल की ज्यादा से उम्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए एजुकेशन पर भी बैन लग जाता है। तालिबान के राज के अंडर अब आदमियों को दाढ़ी रखना कंपलसरी हो गया है और औरतों को अपनी बॉडी फुली कवर करनी पड़ेगी बुरखे में। औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर उन्हें कोई मेल रिलेटिव अकंपनी नहीं कर रहा है तो। और क्योंकि तालिबान पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में मानता था, तो जो नॉन पश्तून एथनिसिटीज थी उनके खिलाफ एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। जो हजारा मुस्लिम्स थे उनको हजारों की संख्या में मारा जाता है, क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, हिंदुओं को अलग से बैचेस दिए जाते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके मुस्लिम से अलग। अफगानिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्धा स्टैचूज थे, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तालिबान के द्वारा। ऑब्वियसली फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को भी मार दिया जाता है इनके द्वारा। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें ये होता हुआ देखकर तालिबान को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करती हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाती हैं। लेकिन 3 देश हैं जो तालिबान को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं उस टाइम पर। ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। लेट 1990s में कुछ मुजाहिदीन की फोर्सेस कोशिश करती हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने की। इन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस। इन्हें हेड किया जाता है अहमद शाह मसूद के द्वारा। लेकिन 2001 में नॉर्दर्न अलायंस ये लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है। ये होने के सिर्फ 2 दिन बाद एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा यूएसए में 9/11 के अटैक्स कंडक्ट करवाता है, जो अटैक्स पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। अलकायदा का लीडर उस टाइम पर था एक सऊदी टेररिस्ट जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान शेल्टर करने में मदद करता है ओसामा बिन लादेन को, अपने देश में जगह देता है। ओसामा बिन लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को जिसमें वो कहता है कि 9/11 के हमले एक रिवेंज है जो अमेरिका करने लग रही है सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में। ये जस्टिफिकेशन देता है ये कहकर कि अमेरिका मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी इन सारे देशों में, तो हमने रिवेंज ले ली अमेरिका से 9/11 के अटैक्स कर। तो अब अमेरिका भी रिवेंज लेना चाहता है 9/11 के अटैक्स को लेकर, तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है। तो अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है उन जगहों पर जहां इन्हें लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स छुपे बैठे हैं।
लेकिन ऑब्वियसली अगर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाई जाएंगी तो कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे बम गिराया जा रहा है हवा से और एग्जैक्टली सिर्फ टेररिस्ट ही मारे जाएं, तो सिविलियंस भी मारे जाते हैं इसमें। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है यूएस से। अहमद शाह मसूद के एड हमीद कारजाई नई प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान की नई इंटरिम गवर्नमेंट के। 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है अफगानिस्तान में। इलेक्शंस होती हैं और 6 मिलियन से ज्यादा अफगान्स वोट भी करते हैं इस इलेक्शंस में। कारजाई इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान के। ये कुछ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करवाते हैं इंडिया के साथ। अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशंस इस टाइम पर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। यूएसए दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बॉम्बिंग्स करता है, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है वहां पर जो तालिबान के हाइडआउट्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है यूएस फोर्सेस के द्वारा। 2015 में यह पाया जाता है कि मुल्ला ओमर जो पहले तालिबान के ओरिजिनल लीडर थे वो एक्चुअली में 2013 में ही मर गए थे एक इलनेस की वजह से। इस पूरे समय में यूएस ने अपनी आर्मी भेजी हुई है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान को दबाकर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी नई डेमोक्रेटिक सरकार है अफगानिस्तान में उसे सपोर्ट किया जा सके। लेकिन साल भर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि अलग अलग जगह पर उभर के आता रहता है। तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग एरियाज में और नेबरिंग कंट्रीज में भी शूटआउट्स और बॉम्बिंग्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें ढेरों सिविलियंस मारे जाते हैं। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के और शॉकिंगली ये तालिबान के साथ पीस टॉक्स शुरू करते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। ये बात करते हैं कि अगर तालिबान अपने रिलेशंस अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ काट देगा तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेगा और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत खर्चा होने लग रहा है अमेरिकन फोर्सेस का। जैसे मैंने बताया $2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे और अमेरिकन भी इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि अमेरिकन को लगता है कि क्यों हम जाएं वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई हमारी नहीं है। हम 20 सालों से उस देश में बैठे हैं और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं और हमें इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। 2021 में तालिबान अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है। 85,000 से ज्यादा फाइटर्स तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इस समय जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट है अब अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और फैसला ले लेते हैं कि अब अमेरिका के ट्रूप्स को हटा दिया जाएगा अफगानिस्तान से, स्पेशली 9/11 की 20th एनिवर्सरी से पहले। अमेरिका कहता है कि हमारा क्या, हम तो अमेरिका हैं, अपने ट्रूप्स उठाकर चल पड़ेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि अगर रिवेंज अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने के लिए, तो 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया उसके बाद भी क्यों अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को रहने दिया अफगानिस्तान में? उसके बाद क्यों नहीं अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया? और दूसरी तरफ अगर अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने का, अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना और तालिबान को खत्म कर देना, तो यह पर्पस तो अब बिल्कुल भी अकम्प्लिश नहीं हुआ है। इस पर्पस में अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि अब तालिबान वापस उभर कर आ चुका है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है आज के दिन। जो बाइडेन का कहना है कि वो तालिबान को ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन जो 3 लाख सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान आर्मी के, वो आसानी से काउंटर कर सकते हैं 85,000 तालिबान फाइटर्स को। Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military. You have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। जैसा मैंने बताया आज के दिन ये कहा जा रहा है कि 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान के अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं और हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार गिर जाए। यहां पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हैं कि इंडिया को भी शायद इंटरवीन कर देना चाहिए, इंडियन आर्मी को जाकर अफगानिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन यहां पर फिर से वही सवाल उठता है कि क्या ये इंडियंस की लड़ाई है? क्या इंडियंस को वहां पर जाकर इंटरफेयर करना भी चाहिए? इसके लिए क्या सेंस बनेगा ये करने का? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर तालिबान राज वापस आ जाएगा अफगानिस्तान में तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। ना सिर्फ रिलेशंस खत्म हो जाएंगे अफगानिस्तान के इंडिया के साथ, बल्कि $3 बिलियन जो इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टॉल हो जाएंगे और शायद बाद में टेररिस्ट अटैक्स होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इस पूरी कहानी में आपको क्या लेसन मिलता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में ये लेसन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अगर हमें एक दूसरे से लड़ना है तो इसके हजारों बहाने मिल जाएंगे। अलग अलग एथनिसिटीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज, कहीं पर कम्युनिज्म, कहीं पर कोई धर्म अलग होना, लेकिन अगर सही मायनों में हमें शांति बनाकर रखनी है, पीसफुली रहना है दुनिया में, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और टॉलरेंस और यूनिटी की भावना को प्रमोट करना होगा।
उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।